So last time we did up till this magnificent heritage of India, and we saw how the ancient archaeologists like Alexander Cunningham and his assistant did the spade work, मतलब कि खोदने का काम जमीन के नीचे सारा जो रिसर्च वर्क कैरी आउट करते हैं at many places. फिर उन्होंने क्या पाया from that after that excavation work, उसको कहते हैं हम खुदाई का काम. तो excavation work, or we call it the spade work. तो they discovered many fossils, मतलब the remains, dead parts, या कोई बिल्डिंग के टूटे फूटे पार्ट्स या टॉयज या वैसी जो पुरानी चीजें अपने टूटी हुई हालत में जो हमें मिलती है उसको हम कहेंगे फॉसिल्स, डिपिक्टिंग दैट इज शोइंग द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर. फिर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई है इस पे, और वेस्टर्न कंट्रीज से काफी स्कॉलर्स दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट दिस इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. तो वी शुड फील वेरी प्राउड अबाउट आवर इंडियन हेरिटेज. And then we start today with a new topic, and that's establishment of Indian National Congress. The above stated factors and other regional organizations had contributed in the establishment of Indian National Congress. अभी INC, that is Indian National Congress, क्यों बना? That is an organization. Why it was created? Why it was established? तो उसके काफी reasons हैं, right? बट बिफोर दैट लेट्स सी कि ये कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था. तो द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रायर टू इंडिया इन नेशनल कांग्रेस, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे वो थे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कोलकाता, मद्रास नेशनल सभा चेन्नई, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता, बॉम्बे एसोसिएशन मुंबई, सार्वजनिक सभा पुणे. Now, when the British officer learned it, so AOU, he retired. And he had realized that time that the British Empire was not really safe as it appeared to be. मतलब AOU को पता चल चुका था जितने टाइम वो इंडिया में रहे तब तक कि ब्रिटिशर ने जो अपना बड़ा जो रूल एस्टैब्लिश किया था इंडिया में वो अब सिक्योर्ड नहीं है, वो सेफ नहीं है इंडिया में. He was of the opinion that if the dissatisfaction among people would not be reduced, कि अगर उनका ये मानना था, ये उनकी सोच थी कि अगर इंडियन लोगों को हम खुश नहीं रखेंगे, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे, तो शायद 1857 वाला रिवोल्ट फिर से आ सकता है. और एक बार तो 1857 रिवोल्ट ब्रिटिशर ने लाइक बंद करवा दिया था, सप्रेस करवाया था, शायद दूसरी बार ना हो सके और उनको भागना पड़े यहां से. That was what AOU thought of. So he was of the opinion that if the dissatisfaction among people would not be reduced, there were many chances of recurrence of revolt. तो शायद बहुत बार रिवोल्ट होते रहेंगे, which was similar to that which had happened in 1857. तो यहाँ पे had लिखना. In order to prevent the aggression of people, अभी लोगों का aggression मतलब गुस्सा, उसको प्रिवेंट करना, उसको उनके गुस्से को दबा देना, for that he thought of establishing constitutional organization. तो उन्होंने सोचा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाए related to politics. Immediately Viceroy Dauphin was made to understand this, and he also supported AOU's viewpoint. फिर तो उन्होंने वाइसरॉय डफरिन को भी समझाया. वाइसरॉय डफरिन AOU की समझाने पे समझ भी गए कि ये सही है. With the effort of AOU, Indian National Congress was established in December 1885. फिर तो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी AOU के मदद से in December 1885 under the presidency of Yomesh Chandra Banerjee. The first meeting or conference was held on 20 December 85 in Gokuldas Tejpal Sanskrit School of Mumbai. अब ये बन चुका है एक ऑडिटोरियम, लेकिन पहले ये स्कूल थी मुंबई में, संस्कृत स्कूल. फिर तेजपाल हॉल बन चुका है बहुत सालों से, काफी साल हो गए, मे बी और 60-70 ईयर्स पहले से शायद इसको ऑडिटोरियम में कन्वर्ट किया है, जहाँ पे गुजराती प्लेज होते हैं. वेरी फेमस ऑडिटोरियम इट इज इन मुंबई. तो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ योमेश चंद्र बनर्जी पहली मीटिंग हुई है बड़े से संस्कृत स्कूल में इन मुंबई ऑन 20 दिसंबर.
about 72 members were there. मतलब 72 रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग लोग, अलग अलग स्टेट ऑफ इंडिया से आए. दे वर प्रेजेंट इन दिस मीटिंग. तो 72 ऐसे लोग आए यहाँ पे मीटिंग में फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. द मेन लीडर्स प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वर दादा भाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलांग, दिन शाह बादशाह एक्सेट्रा. Many problems related to the nations were discussed. अब यहाँ पे great leaders had been the members like Dadabhai Navroji, Gopal Krishna Gokhale, etc. And यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के जो प्रॉब्लम्स थे, जो लोग कॉमन पीपल फेस कर रहे थे, इंडियंस, वो डिस्कस होते थे यहाँ पे. फिर सेकेंड हुआ कैलकाटा में इन 1886. तो पहला हुआ मुंबई में 1885 28 दिसंबर. फिर हुआ सेकेंड कोलकाता में, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नवरोज जी. वो हुआ एक साल के बाद 86 में. 432 मेंबर्स, मतलब देखो 72 मेंबर्स हो गए 432. फिर थर्ड ऐसी मीटिंग हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई मद्रास में. बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट थे. वो उसके एक साल के बाद 1887 और मेंबर्स बढ़ गए टू 607. सो लेट्स सी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स इनिशियल स्टेजेस, मतलब 1885 to 1905. The first step adopted, T आएगा यहाँ पे T. The first step adopted by Indian National Congress was framing the Constitution. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया अपनी मीटिंग में, जब ये कांग्रेस पार्टी फ्रेम हुई विद द सपोर्ट ऑफ एओ ह्यूम एंड डफरिन. तो 1885 से हर साल एक एक मीटिंग होती थी अलग अलग स्टेट में. पहले मुंबई, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली. यू कैन सी इट ओवर हियर. पहले मुंबई में हुई, फिर कोलकाता, सॉरी, देन मद्रास, सॉरी फॉर दैट. और यहाँ पे बातें होती थी अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फ्रेम फॉर द इंडियन पीपल. दैट इज फॉर डिस्कशन होती थी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग. एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? नो, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. राइट्स एंड ड्यूटीज होती है रिलेटेड टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री. दिस महासभा, महा मतलब बिग, सभा, मीटिंग, had put some demands related to political rights, economic, social development and for educational progress. अब यहाँ पे डिमांड रखी जाती थी इस मीटिंग में कि कौन सी पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी में डेवलपमेंट, फिर एजुकेशन प्रोग्रेस, ये सब के बारे में डिस्कशन होता था. दिस डिमांड्स वर रिजेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ये सुना ही नहीं हमारी एक भी डिमांड. उन्होंने कहा कि इट्स ऑफ नो यूज, वी आर नॉट गोइंग टू फुलफिल योर विशेस, योर डिमांड. दिस डिमांड हैड लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्ट्रगल. लेकिन यही डिमांड हमारे आगे आने वाली सारी फ्यूचर के स्ट्रगल, रिवोल्ट, फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के लिए एक पिलर बन चुका था, बेस बना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना. Various demands were presented before British government, like more Indians should be included in government service, reduction of expenditure on military, other department, concession in debt on farmers, leading to prosperity of small-scale industry like Gru Udyog, etc. हुआ क्या? बहुत सारी डिमांड रखी गई थी जो ब्रिटिशर ने सुनी नहीं. अब ये डिमांड क्या थी कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को इंडिया में, जो ब्रिटिशर ने अलग अलग रेलवे डिपार्टमेंट, टेलीफोन, टेलेक्स, अलग अलग जो ऑफिस स्टार्ट की है, यू कैन कॉल कोर्ट एंड ऑल, हाई कोर्ट एंड ऑल. तो ये हर एक गवर्नमेंट जॉब में इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए. रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर मिलिट्री, फिर वो लोग जो हमारे पैसे से खर्च करते थे अपने सोल्जर्स पे, वो कम कर दो. उनके अलग अलग डिपार्टमेंट पे वो लोग जो डेवलपमेंट के लिए खर्च करते थे, जो हमारे कोई काम का नहीं था, वो खर्चे कम कर दो. ऐसे ये कांग्रेस पार्टी में डिस्कशन होते थे और डिमांड रखी गई ब्रिटिशर के सामने. लेकिन ब्रिटिशर ने तो कुछ सुना ही नहीं. फिर कंसेशन दे दो, जो फार्मर्स के ऊपर जो कर्ज बढ़ता जा रहा था, डेट मतलब कर्जा, तो वो उसमें थोड़ी राहत दे दो, डिस्काउंट दे दो, उनका कर्ज माफ कर दो. लीडिंग टू प्रोस्पेरिटी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाइक गृह उद्योग एक्सेट्रा. फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाओ लाइक गृह उद्योग, होम इंडस्ट्री. दिस महासभा, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, हैड पास मेनी सुझाव, सजेशन, recommendation, like keeping 50% elected representative by expanding the central and regional constituencies,
तो ये कांग्रेस के जो बड़ी सभा थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, जब भी मीटिंग होती वो लोग बहुत सारे सुझाव रखते कि अलग अलग इंडिया के अलग अलग एरियाज में 50% हमारे लोग वोटिंग के लिए खड़े होंगे, वो इलेक्ट होके आएंगे और पार्लियामेंट में ब्रिटिशर के साथ बैठेंगे डिस्कशन के लिए, इंडियन सिटीजन इंडियंस के भलाई के लिए सोचेंगे, डिस्कशन होगी। द एग्जीक्यूटिव वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेशन अप टू डिजायर्ड लिमिट, और जो भी इलेक्ट होकर आएगा वो एग्जीक्यूटिव, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग एंड ऑल अप टिल सम लिमिट्स. Due to the demand put forward by this Indian National Congress or Mahasabha, the Britishers relaxed control on newspaper. अब जैसे ये सारी डिमांड ये लोग रखने लगे कांग्रेस पार्टी वाले, तो ब्रिटिशर ने क्या किया, न्यूज़पेपर पे जो बहुत बड़ी एक रोक लगा के रखी थी कि इंडियंस वर नॉट सपोज टू पब्लिश एनीथिंग इन न्यूज़पेपर, तो वो उन्होंने कम कर दिया. अब हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकते थे अपनी सोच. एंड पास द लॉज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. फिर हम सभा रख सकते थे, ओपन ग्राउंड में मीटिंग रख सकते थे, उसको हम कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच. फिर लोगों को काफी सारी इंडिविजुअल फ्रीडम भी दी गई, तो बहुत सारे लॉज पास हुए ताकि इंडियंस सेटिस्फाइड रहे और रिवोल्ट ना करे उनके सामने. द मेंबर्स ऑफ महासभा इनकलकेटेड मीन्स दे हैड पुट इन न्यू एनर्जी एंड अवेयरनेस इन द एजुकेटेड क्लास. अब जो एजुकेटेड क्लास थे इंडियंस, इंडियन एजुकेटेड पीपल, उन इंडियंस में ये कांग्रेस पार्टी वालों ने नई एनर्जी डाली, उनमें अवेयरनेस ले आए, गिव देम पॉलिटिकल ट्रेनिंग, और उनको पॉलिटिक्स में ट्रेनिंग देना शुरू किया कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ने. दिस लेड टू द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स फॉर फ्यूचर. और फिर एक नए फ्रीडम फाइटर्स प्रिपेयर होने लगे बाय दिस कांग्रेस पार्टी फॉर द फ्यूचर. अब आ गए लॉर्ड कर्जन, फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो इनिशियली द ब्रिटिश रूलर्स हैड लॉट्स ऑफ अफेक्शन एंड कंपैशन फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस. पहले पहले तो ब्रिटिश रूलर्स बहुत ही प्यार से रहते थे कांग्रेस पार्टी के साथ, उनको उनका ध्यान रखते थे, उनको सपोर्ट करते, हेल्प करते, सी लॉट्स ऑफ अफेक्शन कंपैशन फॉर कांग्रेस पार्टी. बट वेरी स्लोली यही ब्रिटिश रूलर्स दे बिकेम एनिमी ऑफ कांग्रेस पार्टी, दे वर अगेंस्ट इट, उसके अगेंस्ट चले गए वो. The first few meeting held by Congress Party, British government officers remained present. Starting के थोड़े बहुत meetings में like in 1885, sorry, you can say 18 years, 85, 86, 87, ये सारी meeting में बहुत सारे government के officers, British government के officers present रहते थे as a member. धीरे 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 उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को क्या कहा, आप लोग कोई भी कांग्रेस की मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, बैन लगा दिया. तो कोई भी ब्रिटिशर या ब्रिटिश गवर्नर या ब्रिटिश ऑफिसर कांग्रेस की मीटिंग में अब नहीं बैठता था. गवर्नर जनरल कर्जन टुक सर्टेन स्टेप्स अगेंस्ट नेशनलिज्म. अब जो ये देशभक्ति बढ़ रही थी लोगों में, इंडिया के प्रति प्यार बढ़ रहा था, इंडिया के लिए अपनी जान दे देना फ्रीडम के लिए, ये जो एक फीलिंग बढ़ रही थी, वो जनरल कर्जन ने डिसाइड किया कि इसको हम स्टॉप कर दें. तो उन्होंने नेशनलिज्म के अगेंस्ट स्टेप्स लिए एंड टर्न अ डेफ ईयर टू ओपिनियन गिवन बाय इंडियन. और अगर इंडियन कुछ बोलते भी या ओपिनियन देते तो डेफ ईयर मतलब बहरे बन जाते, सुनते ही नहीं. लॉर्ड कर्जन एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी फॉलो की कि इंडियंस हिंदू और मुस्लिम को अलग कर देते हैं, ताकि ये जो उनको ये था कि कांग्रेस में इस सिर्फ द इंडियन पार्टी, इस सिर्फ हिंदूज की पार्टी है, लेकिन उसमें तो मुस्लिम भी बैठते थे क्योंकि वो लोग फ्रेंड्स थे, हिंदू मुस्लिम सब एक होके आगे बढ़ते थे. लेकिन लॉर्ड कर्जन ये सोच लेके आए मुस्लिम के दिमाग में कि कांग्रेस पार्टी तो ज्यादातर हिंदूज की है, तो हिंदूज को सारे राइट्स मिल जाएंगे कंट्री में, तो आप अलग हो जाओ और आपकी एक अलग पार्टी बनाओ. बट इज दैट्स अ बिट लेटर ऑन. उसके पहले उन्होंने एक चाल चली. ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि सबसे बड़ी एकता यूनिटी हिंदू मुस्लिम में उसी को तोड़ दो. एंड ही ब्रॉट अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 AD. तो ये सबसे बड़ी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी वाला एरिया कौन सा था, बहुत बड़ा एरिया था बंगाल. और बंगाल में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ऐसे दो पार्ट थे. एक पार्ट ऐसा था जहां पे ज्यादा हिंदूज थे, एक ऐसा पार्ट था जहां पे ज्यादा मुस्लिम्स थे. अब उन्होंने झूठ मूठ का बता दिया कि भाई इतना बड़ा बंगाल हम रूल नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो ऐसे करते हैं
कि हम ईस्ट वेस्ट में दो पार्ट में बंगाल को डिवाइड कर देते हैं ताकि हम अच्छे से रूल कर पाए और बंगाल को डेवलप कर पाए। लेकिन ये तो एक बहाना था, ये तो एक रास्ता उन्होंने अपनाया था हिंदू मुस्लिम को अलग करना। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल ले आए वो। बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस और द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर जब यहाँ पे रूल करते थे तो सबसे बड़ा एरिया, प्रोविंस उसको कहते हैं, रीजन इन इंडिया वॉज बंगाल। मेनी एरियाज ऑफ बिहार एंड ओडिशा वर इंक्लूडेड। आज का बिहार, उड़ीसा, उसका काफी पार्ट बंगाल में इंक्लूडेड था। Its population was more than 7 crore 80 lakhs. It was necessary to divide Bengal as administration of such a big province was becoming difficult. अब हुआ क्या? बंगाल को डिवाइड करना, उन्होंने एक झूठ मूठ का एक कोई रीजन तो बताना था ना, तो ये बता दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है, डिवाइड करना पड़ेगा, ये नेसेसरी है, क्योंकि तो फिर हम अच्छे से रूल कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए इतना बड़ा प्रोविंस बंगाल को रूल करना डिफिकल्ट बनता जा रहा है। Still, instead of removing the parts of Bihar and Orissa from Bengal, Muslim-dominated East Bengal was cut off from the main province. अच्छा, अब बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की जगह पे उन्होंने क्या किया? मुस्लिम डोमिनेट, मतलब ज्यादा मुस्लिम कहाँ पे थे? ईस्ट बंगाल में, तो उन्होंने ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया, राइट, मेन प्रोविंस से। बंगाल वॉज द मोस्ट अवेकन प्रोविंस ड्यूरिंग दोस टाइम, और उस जमाने में सबसे ज्यादा अवेकन, एजुकेटेड, अवेयरनेस वाले एरिया कौन सा था? बंगाल। Viceroy Curzon wanted to develop communal difference between Hindus and Muslims. अब वाइसरॉय कर्जन के दिमाग में क्या है कि कम्युनल, मतलब जात पात के बेसिस पे अलग कर दो, दैट इज कॉल्ड कम्युनल डिफरेंस लेके आए बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स बाय सेपरेटिंग ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे और वेस्ट बंगाल जहाँ पे हिंदू ज्यादा थे, एंड वांटेड टू वीकन अ फास्ट ग्रोइंग नेशनल पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग पीपल। और तो बहुत स्पीड में एक हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बढ़ रही थी, एक जो स्पीड में देश के लिए प्रेम बढ़ रहा था, देश के लिए जान देने वाला जो एक इमोशन बढ़ रहा था इंडियंस में, वो उनको तोड़ना था। दिस पॉलिसी वाज अपोज विद फुल एग्रेशन एज अ विकेट प्लान ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इंडियंस मूर्ख तो थे नहीं, वैसे अनपढ़ थे, मूर्ख नहीं थे, तो उनको पता चल गया। और मैंने आगे भी बताया कि सबसे ज्यादा अवेयरनेस वाली जगह कौन सी थी? बंगाल। अवेकन लोग कहाँ के थे? पढ़े लिखे लोग कहाँ के थे? बंगाल। तुरंत पता चल गया कि ये एक रास्ता है जो वाइसरॉय कर्जन, ब्रिटिशर ने अपनाया है इंडियंस में एक ब्रेक लाने के लिए, उनके बीच में दुश्मनी फैलाने के लिए। तो उनको पता चल गया कि एक विकेट प्लान है ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड दिस वाज अंडरस्टूड बाय आवर कंट्री नेशनल लीडर्स, आवर कंट्री लीडर्स एंड कॉमन पीपल। सबको पता चल चुका था। फिर आया बंग भंग मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस पार्टीशन। अब इसी पार्टीशन को स्टॉप करने के, पार्टीशन ना हो, विच वॉज अ सिंबल ऑफ ब्रेकिंग द यूनिटी इन बंगाल। वे तो बंगाल में बहुत बड़ी यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम में, उसको ब्रेक करने के लिए वाइसरॉय कर्जन ये सिस्टम ले आए। अब लोगों को ये पार्टीशन नहीं चाहिए था बंगाल में, तो बहुत सारे पब्लिक स्पीचेस, मतलब मीटिंग्स हुए, वेरियस पब्लिक स्पीचेस वर गिवन, स्लोगन्स वर रेज, बड़े बड़े स्लोगन रेज हुए, प्रोसेशन मतलब सरगस निकाला गया, वर टेकन आउट टू शो देयर एंगर, टू शो द प्रोटेस्ट। अनकाउंटेबल पैम्पलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए गए, जैसे बोलते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर के अंदर जो पैम्पलेट्स आते हैं ना एडवर्टीजमेंट के, 5% ऑफ, एक पे एक फ्री, दिस दैट, कुछ ना कुछ नया कुछ स्टार्ट हो रहा है, कोई रेस्टोरेंट या कोई तो वो सारी एड हमें एक पैम्पलेट थ्रू मिल जाता है, और न्यूज़पेपर में काफ़ी आता है। कई बार लोग हमारे दरवाजे पे डाल के चले जाते हैं घर के बाहर। तो ऐसे बहुत सारे पैम्पलेट्स बांटे गए लोगों में, अनकाउंटेबल पैम्पलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम आनंद मठ वाज रिटन बाय नॉवेल ऑफ फ्रॉम द नॉवेल ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक देशभक्ति का एक गीत लिखा था, वंदे मातरम, उनकी बुक थी आनंद मठ, उसमें से गीत उठाया गया, लोगों ने वो गीत गाए, एंड दिस बिकेम पॉपुलर स्लोगन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट एंड पॉपुलर सॉन्ग ऑल्सो। A strong wave of national oneness, फिर तो नेशनल यूनिटी, एकता वाली, oneness एंड यूनिटी वाली एक फीलिंग जागी पूरे देश में, एंड दिस oneness एंड यूनिटी वाली फीलिंग was felt throughout the nation.
The day on which the partition of Bengal started, it was considered and maintained as a sad day in Bengal. तो उस दिन को मनाया गया as a sad day. स्ट्राइक वॉज ऑब्जर्व ऑल ओवर बंगाल, पूरे बंगाल में स्ट्राइक, हर एक जगह पे बंद, किसी ने काम नहीं किया. एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, दैट डे वाज सेलिब्रेटेड द डे ऑफ यूनिटी. लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इस डे को हम डे ऑफ यूनिटी की तरह से सेलिब्रेट करेंगे हर साल. फिर आया उसी बंग बंग मूवमेंट का एक हिस्सा, स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मतलब फॉरेन प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, स्वदेशी खुद के देश की बनी चीज यूज करेंगे. इंग्लिश एजुकेशन स्टॉप करेंगे, नेशनल स्कूल्स में एंट्री लेंगे. बहुत सारा हमने रिवोल्ट किया. लास्ट में इतना लॉस गया क्योंकि हमने उनका प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर दिया. तो इतना लॉस हुआ ब्रिटिशर को कि 5-6 साल के बाद उन्होंने कहा ठीक है भैया बंगाल को एक कर दो. लेकिन जो एक कांच का ग्लास समझो कि वे उसमें क्रैक आ जाए, टूटे नहीं, अभी खाली क्रैक आई है. अब वो क्रैक तुम कितना भी उस पर सेलोटेप लगाओ, तुम बॉन्डिंग कुछ लगा दो उसमें, फेविक्विक लगाओ, कुछ भी, कोई भी बॉन्ड, बट वो क्रैक ग्लास की लाइफ लॉन्ग दिखेगी. वही हुआ यहाँ पे. 6 साल तक उनको अलग रखा, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, हिंदूज, मुस्लिम्स. तो ये जो एक क्रैक लेके आए वो हमारे कंट्री में, वो आज तक दिखाई दे रही है. तो स्वदेशी मूवमेंट, it was decided to make the protest of Bang Bang movement more powerful and widespread. अब बंग बंग मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट किससे हुआ कि सबने अपना अपना काम बंद कर दिया. गवर्नमेंट की ऑफिस या फैक्ट्री में जाते थे, वहां पे जाना बंद किया. सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी उन्होंने, ताला लगा दिया, स्ट्राइक पे चले गए. और डिसाइड हुआ कि इट वाज डिसाइडेड टू मेक द प्रोटेस्ट ऑफ बंग बंग मूवमेंट मोर पावरफुल एंड वाइड स्प्रेड, कि इसी प्रोटेस्ट को हम बड़ा बनाए, वाइड स्प्रेड बनाए, पावरफुल बनाए. सो व्हाट दे डिड, 3 main objectives they decided. This movement was led with 3 main objectives. To undertake the trade for स्वदेशी गुड, सिर्फ स्वदेशी गुड का ही सेलिंग होगा कंट्री में. टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, फॉरेन से आने वाले सारे ब्रिटिश के प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे, बैन करेंगे, बॉयकॉट करेंगे. टू एक्वायर नेशनल एजुकेशन, हिंदी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, इसी भाषा में पढ़ाई होगी, नहीं कि इंग्लिश में. तो ब्रिटिशर के हर एक चीज को हमने, हर एक आइडिया को रिवोल्ट किया. टू अचीव दिस अबाउट 3 गोल्स, द पीपल ऑफ बंगाल स्टार्टेड अ वाइड स्प्रेड फाइट एंड प्रोटेस्ट. तो बहुत बड़ा एक फाइट स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया पीपल ऑफ बंगाल ने. और फ्रीडम मूवमेंट कमेटी वाज फॉर्म, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट किया फ्रीडम मूवमेंट के लिए, कमेटी स्टार्ट हुई. दिस कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड रिनोन नेशनल लीडर्स ऑफ कांग्रेस लाइक सुरनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एटसेट्रा. और इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, इस कमेटी के, फ्रीडम मूवमेंट कमेटी के बड़े बड़े लीडर्स थे लाइक सुरनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एटसेट्रा. द इंडियंस वर रिक्वेस्टेड, दैट इज परसुएडेड, to ban, to boycott foreign products, clothing and goods and use स्वदेशी goods. इंडिया में बनी चीजें यूज करो, लोगों को कहा गया. पीपल आर मेड टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्वदेशी गुड. हर एक गांव में, हर एक जगह पे, हर एक टाउन में जाके, हर एक नुक एंड कॉर्नर में जाके अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोगों ने समझाया कि भाई स्वदेशी गुड का इंपॉर्टेंस क्या है, उसी को यूज करो. जैसे हम कहते हैं ना अभी खादी. द स्वदेशी मूवमेंट वाज एडवर्टाइज्ड एंड प्रोपोगेटेड by the articles in newspaper procession. अब ये सब के एडवर्टीजमेंट की कि भाई स्वदेशी मूवमेंट यूज करो, जहां जहां नहीं पहुंच सकते थे लोग वहां पे न्यूज़पेपर थ्रू पहुंचाया गया. क्योंकि हमने आगे के स्लाइड पे देख लिया था कि न्यूज़पेपर में थोड़ी हमें फ्रीडम मिल चुकी थी. फिर प्रोसेशन निकाले गए, पब्लिक मीटिंग हुई, फोक सॉन्ग्स गाए गए रास्ते पे, लोगों को अट्रैक्ट किया गया, अवेयरनेस क्रिएट हुई, जागरूकता पैदा की उनमें. फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड विच वुड प्रोड्यूस ओनली होममेड प्रोडक्ट, सिर्फ इंडियन गुड्स, स्वदेशी गुड्स प्रोड्यूस हो, वैसे ही फैक्ट्री स्टार्ट की गई. द गुड्स लाइक क्लोथिंग, सॉल्ट, शूज, शुगर, सिगरेट, टोबैको एटसेट्रा विच वर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. पहले ये सारी चीजें इंपोर्ट हो रही थी, दे वर रिड्यूस, हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया. बहुत कम लोग थे जो ये इंपोर्टेड गुड यूज करते थे. दे डिडंट फॉलो द इंडियन मेंटालिटी, थे इंडियंस लेकिन सपोर्ट नहीं करते थे हमें. तो ऐसे बहुत कम लोग रह गए. ज्यादा लोगों ने फॉलो किया स्वदेशी गुड्स का यूज करना. तो इंग्लैंड मेड गुड्स आते थे लेकिन कोई खरीदता नहीं था. इट रिड्यूस, उसका सेल रिड्यूस हो गया, इंपोर्ट कम हो गया फ्रॉम इंग्लैंड. इट रिड्यूस ड्रास्टिकली, दैट इज ऑन अ लार्ज स्केल. रिडक्शन आ गया उसके यूज में एंड इंपोर्ट में. एंड द सेल ऑफ इंडियन क्लोथिंग एंड कमोडिटीज इंक्रीज, और इंडियन मेड क्लोथिंग एंड प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया उसका सेल.
स्वदेशी मूवमेंट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू बंगाल बट स्प्रेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा था, ये स्वदेशी मूवमेंट पूरे इंडिया में फैल चुका था। तो यहाँ से हम कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज प्लीज प्लीज, जितना करवाती हूँ, ज़्यादा करवाऊंगी कंफ्यूजन आ जाएगी। अ बिट ऑफ इज नॉट डिफिकल्ट बट लेंथी एंड हैवी चैप्टर। तो जितना भी करवा रही हूँ प्लीज उसको बार बार रिपीट करो। आज ये रिपीट कर लेना, प्लस फिर पहले से वापस देखो फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड जब पार्ट करवाऊंगी तो थर्ड करना, फिर रात तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर लो, इस तरह से बढ़ते रहो। ठीक है, सो टेक केयर, थैंक यू सो मच।